बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। कप्तान ने डॉक्टर आसिम की जमानत, शर्जील मेमन की वापसी और अयान अली की रिहाई को डील करार दे दिया। कहा पनामा से बचने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने हाथ मिला लिया। जरदारी के होते हुए पीपल्स पार्टी से कभी इत्तेहाद नहीं करूंगा। करप्शन केसेस में डॉक्टर आसिम हुसैन की जमानत मंजूर। पासपोर्ट और जर जमानत जमा न होने पर सिंध हाई कोर्ट से रिलीज ऑर्डर न आ सका। रिहाई कल तक मुअख्खर। दहशतगर्दों के इलाज केस में पहले ही जमानत हो चुकी। कप्तान को डॉक्टर आसिम की जमानत में डील क्यों नजर आ रही है? नैब में भौचाल आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 डीजी फारिग करने का हुक्म दे दिया। 100 से ज्यादा अफसरान के मुस्तकबिल पर तलवार लटक गई। 3 रुकनी कमेटी इन अफसरान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। नैब ने तकर्रियों और तरक्कियों में बेज़ाब्तगियां भी तस्लीम कर लीं। पंजाब की 2 इंतजामी हिस्सों में तकसीम, क्या नए सूबों के वादे से पीछे हटने की कोशिश है? नए सूबों के कयाम की तहरीक कहां खो गई? जायजा लेंगे आज के नुक्ते नजर में। शाम साहब, आपसे कुछ ही देर पहले DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का इंतहाई अहम 2 ट्वीट्स आए और उनका ताल्लुक हुसैन हक्कानी साहब के उस मजमून से है जो 10 मार्च को छपा वॉशिंगटन पोस्ट में। उस ट्वीट में जनरल साहब फरमाते हैं कि व्यूज ऑफ हुसैन हक्कानी पब्लिश्ड इन अ मेन स्ट्रीम US न्यूज़पेपर स्पेशली हिज अकाउंट ऑन इशू ऑफ वीज़ा विंडिकेट स्टांस ऑफ पाकिस्तान स्टेट इंस्टीट्यूशंस। फिर वो फरमाते हैं कि द वरासिटी ऑफ कंसर्न्स अबाउट हिज रोल इन द एंटायर इशू आल्सो स्टैंड्स कंफर्म्ड। ये उनका बयान है कि हुसैन हक्कानी का वीज़ा इजरा पर जो बयान था वो पाकिस्तानी रियासती इदारों के मौक़िफ़ की तायीद है और उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं रियासत पाकिस्तान को। शाम साहब, ये तो बहुत अहम पेशरफ्त हुई कि पाक फ़ौज ने भी उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया जिसका जिक्र मीडिया में किया जा रहा था। ये मामला कहाँ जाता आपको दिखाई दे रहा है? ये मामला कहीं भी जाता दिखाई नहीं दे रहा और अगर आप चाहें तो बहुत दूर तक भी दिखाई दे सकता है। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं और पाकिस्तान के जो सियासी अनासर हैं उनके दरमियान एक खलीज हाइल है और हुसैन हक्कानी के बयान ने भी इसकी तस्दीक की है। गोया सिक्योरिटी एजेंसी से और हसास अदारों से तस्दीक के बगैर या तौसीक के बगैर वीज़ा जारी करने का इख्तियार सफ़ीर पाकिस्तान मुकीम अमेरिका को दिया गया। इसका मतलब यह है कि सियासी हुकूमत ये समझ रही थी कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अमेरिका के वीज़ों का इजरा ज़रूरी है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज या अदारों से बाला बाला या उनसे छुप छुपा कर, और हुसैन हक्कानी साहब ने नतीजा इसका ये निकाला है कि जो लोग इस तरह वीज़े लेकर पाकिस्तान पहुंचे बिल आखिर उनकी कोशिश से उसामा बिन लादेन दरियाफ्त हुए और उन तक पहुंचने में कामयाब हुए अमरीकी। तो उसामा बिन लादेन जो हैं उनकी तलाश तो हुकूमत पाकिस्तान को भी मतलूब थी और ज़ाहिर है अमेरिका की भी वो हिट लिस्ट पे थे। तो ये एक लिहाज से
तो उनकी तलाश जो है उसमें कोई तजाद नहीं था दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन अमेरिका में शायद ये बात समझी जा रही थी कि पाकिस्तान में बाज ऐसे अनासर मौजूद हैं हसास अदारों में जो उन तक रसाई नहीं होने देना चाहते या उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। तो हुसैन हक्कानी ने जो बात कही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने या उस वक्त के सदर ने गोया सियासी क़यादत ने अमरीकियों को फैसिलिटेट कर दिया, या ये समझ कर कि कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी और पाकिस्तान में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, इसलिए उनको वीज़ा दे दिए गए और उनकी जांच पड़ताल के बगैर। तो ये कहानी तो वही है कि जो पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस की कहानी है। जब तक ये खलीज आप पाटेंगे नहीं अच्छी तरह से और नज्म जो है दस्तूर की बुनियाद पर कायम नहीं करेंगे, ये इस किस्म के फासले बरकरार रहेंगे। अच्छा सर, अब ये देखिए ना, अब ये आपका जो सियासी भी और दिफाई भी जी, एक दूसरे से छुप छुपा कर इस तरह के खेल खेलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने ये पॉइंट आउट किया, लेकिन जो इब्तदाइये में आपने जिस तरह से तबसरा किया कि बहुत दूर तक भी जा सकता है अगर आप लेके जाना चाहें इस मामले को, और इसका अंजाम कुछ भी नहीं है अगर हकीकत में देखा जाए। लेकिन सर अब जो ताने बाने या नुकात को साहब के दौर में जो कुछ हुआ, जी वो मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो नुकात अब जोड़े जा रहे हैं, जो जिन डॉट्स को अब जोड़ा जा रहा है शामी साहब, उनमें यह भी कहा जा रहा है कि मेमो गेट ले लें, CIA एजेंट्स को हेल्प आउट करने का मामला ले लें, या फिर जब उसामा वाला वाकया पेश आया तो अगले दिन उस वक्त के सदर ने जो आर्टिकल लिखा वॉशिंगटन पोस्ट में जिसमें जिक्र किया गया कि वज़ीर आज़म ने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है इस मामले पर, और फिर हुसैन हक्कानी साहब का मजमून कि हाँ हमने वीज़े इशूज़ किए, बकौल उनके इनेबल का लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं कि उसका तर्जुमा पाकिस्तानी मीडिया ने गलत किया। तो इन तमाम निकात को मिलाया जाए तो यूं लग रहा है जैसे उस वक्त की जो सियासी हुकूमत थी ये मलबा तमाम का तमाम उस पर आयद हो रहा है, उनके तमाम उन जो करता धरते हैं जिनके पास ये इख्तियारात थे। तो फिर क्या अब उनकी जाने पेशरफ्त होगी, कोई नया कमीशन बनेगा? जो बात मैंने कही है उस पर आपने जरा गौर नहीं किया। मैंने आपकी बात पर गौर किया है, था उसका जवाब मैं दे चुका हूं। नहीं मैं, और आपने जो मैंने दो इवेंट्स कोट किए हैं आपके सामने, जवाब जिनका जिक्र कर ले और ढूंढ ले। ठीक है ठीक है ठीक है, किन का जिक्र हो रहा है? मैं दो निकात का जिक्र हो रहा है, मैं दो निकात की जानिब तवज्जो आपकी मबजूल कोई दो नुक्ते नहीं है या तीन नुक्ते नहीं, नुक्ता एक है। और क्या है कि पाकिस्तान के दफाई और सियासी अदारे जो हैं वो एक दूसरे पर अदम एतमाद का शिकार रहे हैं और माजी में, और ये सब उसके शाखसाने हैं। अब ये सूरत नहीं है और इसको मजाने की जरूरत है। ये अदारे जो सियासी और दफाई अदारे हैं उनको यकसू होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। रियासत के इस्तेहकाम का ये तकाजा है। उनके दरमियान अपने अपने तौर पर अपना अपना मामला करने की ख्वाहिश जो है वो कौमी वहदत और सालमियत को मजबूत नहीं करती। ठीक, ये बताइएगा कि ये 10 मार्च का चूंकि ये आर्टिकल था, आज पाक फौज की जानिब से रद्द-ए-अमल आया खासी ताखीर के बाद, तो आज ही क्यों, इस पर भी सवाल उठ सकता है। हाँ, ये सवाल तो फिर उनसे करना चाहिए जिन्होंने ये बयान आज दिया है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना एक नुक्ता नज़र वाजे किया है, और क्योंकि बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आई हैं और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की एक हदायत जो उन्होंने जारी की थी वो भी सामने आ चुकी हैं। वो भी मेरा ख्याल है कि हमारे जो मौजूदा हमारी लीडरशिप है उसकी तरफ से वो ख़त जो है वो जारी हुआ है। तो ये एक दूसरे को सियासी क़यादतें तो मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगी और ठहरा रही हैं और आंख मचोली भी खेल रही हैं एक दूसरे से, लेकिन बुनियादी बात वही है जो मैंने आपसे अर्ज की है। और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अपने अपने तौर पर माजी में अमेरिका से मामला किया है, एक दूसरे से आंख चुराकर या एक दूसरे से आंख बचाकर। और ये मामलात जो हैं अब होने नहीं चाहिए। इस तरह के अदारे जो हैं उनको अपनी अपनी हदूद में काम करना चाहिए और किसी दूसरे की हदूद में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और किसी दूसरे की हदूद जो हैं
उनको पार करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। रहमान मलिक साहब का एक ताज़ा बयान था इसी बारे में शामिर साहब। वो कहते हैं कि जो कहा जाता है कि हमारे दौर में इतने वीज़े जारी हुए, तो वीज़े तो अब भी जारी हो रहे हैं उसी नौयत के, उनकी मुराद ये थी। और साथ में वो ये कहते हैं कि अगर जरदारी साहब इजाज़त दें तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक से बढ़कर एक टोटका छोड़ने को तैयार हैं इसी ज़म्न में। रहमान मलिक साहब तो माशाल्लाह शगुफे छोड़ सकते हैं, टोटके छोड़ सकते हैं, छोड़ते रहे हैं। उनकी जो माशाल्लाह अपनी शख्सियत है, जो उनका दौर है वजारत का, वो उन टोटकों से और शगुफों से भरा हुआ है। और अब जो वजीर दाखिला हैं हमारे, उनके बारे में और जो कुछ भी कहें, हम ये बात नहीं कह सकते कि वो कोई छुप छुपा कर कोई चीज़ खेल रहे होंगे या कोई चीज़ कर रहे होंगे। तो बात यह है कि सियासतदानों ने भी कोई सलीका नहीं सीखा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो बहुत दूर तक निकल जाते हैं और उनको ये याद नहीं रहता कि वो एक दूसरे की पीठ नंगी करते हैं, तो दरअसल उन सबकी पीठें नंगी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जिक्र होगा इमरान खान साहब का, जिनको ये लगता है कि अभी जो डॉक्टर आसिम साहब की ज़मानत और उससे पहले अयान अली की रिहाई हुई या शजील मेमन साहब की जो वापसी हुई, ये सब एक डील का हिस्सा है और उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने हाथ मिला लिए हैं। ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, इमरान खान साहब को डील दिखाई दे रही है मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। हालिया जो पेशरफ्त हुई जिसमें कुछ लोगों को जमानत हुई, कुछ बरी हुए और एक और जमानत मिल गई डॉक्टर आसिम साहब को, तो इस पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब ने क्या कहा। उससे पहले जरा ये जान लें कि डॉक्टर आसिम साहब के साथ हुआ क्या और आज जबकि जमानत हो चुकी उनकी तमाम मुकदमात में, तो रिहाई क्यों ना मिल सकी। लियाकत राना से हम जानेंगे। लियाकत, बताइएगा, जब तीनों मुकदमात में जमानत हो चुकी तो रिहाई क्यों ना मिली उन्हें? देखें जामी साहब, डॉक्टर आसिम को 2 नवंबर 2016 को इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में जो मुकदमा दहशतगर्दों का इलाज और पनाह देने का था, उसमें सिंध हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए की जमानत मंजूर की थी। लेकिन डॉक्टर आसिम की तरफ से श्योरिटी तो जमा करवाई गई। जब अदालत ने ऑर्डर किया कि पाकिस्तानी और कैनेडियन पासपोर्ट दोनों जमा करवाए जाएं, तो सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट जमा करवाया गया। आज जब सिंध हाई कोर्ट ने 462 अरब रुपए की करप्शन केस और 17 अरब रुपए की करप्शन केस में भी डॉक्टर आसिम को 25-25 लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया, तो डॉक्टर आसिम के वुकला ने जैसे ही सिंध हाई कोर्ट का फैसला अनाउंस हुआ, उन्होंने फौरी तौर पर जाकर अपना डॉक्टर आसिम का कैनेडियन पासपोर्ट भी इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में जमा करवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने तकरीबन 3 बजे रिलीज ऑर्डर जारी किया, रिहाई का हुक्म जारी किया, तो डॉक्टर आसिम के वुकला सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। डॉक्टर जब सिंध हाई कोर्ट पहुंचे तो वहां उन्होंने हलफनामा जमा करवाने के बाद जब नाजर के पास गए, तो नाजर ने उनसे कहा कि सिंध हाई कोर्ट का यह ऑर्डर है कि 25-25 लाख के 2 मचलके और उसके साथ पासपोर्ट भी जमा करवाया जाए। लेकिन डॉक्टर आसिम के वुकला के पास पासपोर्ट नहीं था। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसके बगैर ही डॉक्टर आसिम की श्योरिटी कबूल कर लीजिए, लेकिन नाजर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद डॉक्टर आसिम के वुकला की एक बड़ी तादाद अनवर मंसूर खान की क़यादत में जस्टिस फारूक शाह से मिली और उनसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर आसिम की रिलीज ऑर्डर आज जारी कर दिए जाएं, लेकिन डॉक्टर सैयद फारूक शाह ने उनकी ये रिक्वेस्ट मुस्तरद कर दी और उन्हें यह हदायत की कि वो कल सुबह 10 बजे दोबारा एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करें, ताकि डॉक्टर जिसमें ये करेक्शन हो सके और जो सबमिट किए गए हैं पासपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में, उन दोनों का सिंध हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में आ सके, फिर डॉक्टर आसिम का रिलीज ऑर्डर इशू हो सकेगा। तो इस तरह डॉक्टर आसिम की रिहाई, जिसका आज तवक्को था 19 माह के बाद डॉक्टर आसिम को तवक्को थी कि वो आज रिहा हो जाएंगे, उनकी रिहाई एक दिन के लिए मौखर होगी और कल सुबह 10 बजे के बाद सिंध हाई कोर्ट में एक बाकायदा एप्लीकेशन फाइल होगी, उस पर समाअत होगी और उसके बाद रिलीज ऑर्डर इशू होगा। तो तवक्को है कि कल 3 बजे के बाद डॉक्टर आसिम शायद रिहा हो जाए। जी ठीक है। लियाकत, मुख्तसर बताइएगा कि एक अरसे से डॉक्टर आसिम साहब जो हैं उनके वकला जमानत की कोशिश कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब जबकि ये सब मुमकिन हो गया, तो क्या वजह समझ आई आपको? देखें, डॉक्टर आसिम की 3 चुके मुकदमात मजमूई तौर पर बनाए गए थे। पहला केस जो इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में चल रहा था, तो उसमें डॉक्टर आसिम के जैसे ही पुलिस के हवाले रेंजर ने किया तो उन्होंने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने जब जमानत नहीं दी तो वुकला ने फौरी तौर पर सिंध हाई कोर्ट में से रुजू किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने उनकी जमानत तिबी बुनियादों पर मंजूर की, जिसके बाद डॉक्टर आसिम के वुकला ने जो नैब के केसेस थे, दोनों करप्शन केसेस
केसेस, उसमें भी तिबी बुनियादों पर जमानत दायर की, लेकिन वकला तब्दील होते गए। बाद में सरदार लतीफ खोसा ने उनकी तरफ से आर्गूमेंट्स किए जिसमें मेडिकल बोर्ड को जो रिपोर्ट्स थी उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने आर्गूमेंट्स किए थे, और उसी बुनियाद पर मेडिकल ग्राउंड पर ही सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जो रेफरी जज हैं आफ्ताब गौहर, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत राना, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत राना। शामी साहब, ये तो उनकी अब कल रिहाई के काफ़ी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। खान साहब ने क्या, ये मैं आपको, खान साहब ने क्या कहा ये तो मैं ब्रेक के बाद आपको सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से पेशरफ थी उस पर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, डॉक्टर आसिम साहब को सिंध हाई कोर्ट से जमानत मिली है और एक पहले मुकदमे में भी जमानत हो चुकी है, और ये जो मुकदमा है 462 अरब और 17 अरब यानी दो मुकदमात उनकी करप्शन का या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का। अब इसकी आप तफसील देखें तो मालूम होता है कि उन्होंने जो गैस दी थी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर के महकमे थे, वो फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्रियां थी उनको गैस नहीं मिली और वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट हुआ, और वो कैलकुलेशन की गई है कि उस बुनियाद पर इतना नुकसान पहुंचा। तो अब ये जो इस तरह के टेक्निकल ये करप्शन है, अगर आप वो रिकवरी साबित ना करें और फिर वाकई उतना नुकसान में जो पहुंचा उनके किसी फैसले से ये साबित ना करें कि उन्होंने फायदा उठाया है या इनकी जेब में कोई पैसा आया है, तो ये तो एक कैलकुलेशन की बुनियाद पर एक ये क्या कहेंगे आप इसको, एक टेक्निकल सा इल्जाम है। क्योंकि सियासत में और हुकूमत में बहुत से फैसले ऐसे करने पड़ते हैं या किए जाते हैं जिनका कोई आप जवाज तलाश नहीं कर सकते टेक्निकल बुनियादों पर। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक हम सब ले रहे हैं, एक ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जो खान साहब का एतराज आया है बिलखुसूस डॉक्टर आसिम साहब की जमानत की खबर जैसी नशर हुई तो उन्होंने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर कहा कि वो इस पर खामोश नहीं रह सकते, उन्हें डील दिखाई देती है। कैसे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, खान साहब को तो डील नजर आ रही है जी, ये उन्होंने नाम भी लिया, हामिद सईद काज़मी साहब, अयान अली, शर्जील मेमन साहब की वापसी और अब डॉक्टर आसिम साहब की जमानत, और उन्होंने धरने का जिक्र भी किया। किताबी जरदारी साहब लंच पर गए थे रायवेंड में, फिर उन्होंने कहा जब भी मुश्किल पेश आती है ये हाथ में ला लेते हैं, और पनामा से बचने के लिए अब ये डील की है दोनों रहनुमाओं ने। तो उन्हें डील नजर आ रही है, क्यों आ रही है नजर सर? अगर खान साहब की बात मान ली जाए तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो आज़ाद है। ना सिंध हाई कोर्ट, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ना लाहौर हाई कोर्ट, और हर अदालत जो है वो इंतज़ामिया के ताबे है और उसके इशारों पर चल रही है। और ये बात जो है कोई जी होश इसकी तायीद या तस्दीक नहीं कर सकता। यानी ये जो रिलीफ अदालतों से मिल रही है जी, उसको हुकूमत के खाते में नहीं डाला जा सकता। ठीक है। इसलिए खान साहब का तज्जिया सियासी तौर पर जितना भी दुरुस्त हो, कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जरदारी साहब जितने मुतहर्रक होंगे और जितने हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकलेंगे उतना हुकूमत को फायदा पहुंचेगा। ठीक है। क्योंकि खान साहब के पास जो अजारादारी थी हुकूमत की मुखालफत की, उसको वो टूट रही है, और अब एक बड़े क्लेमेंट के तौर पर जरदारी साहब मैदान में कदम रख रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तक जरदारी साहब जो है ना, वो कहते हैं जब तक जरदारी साहब हैं पीपल्स पार्टी में, तब तक उनके साथ अलायंस का हम सोच भी नहीं सकते। यानी अगर जरदारी साहब हट जाएं या खामोश हो जाएं, बिलावल के जिम्मे आ जाए क़यादत, तो फिर अलायंस हो सकता है। नहीं, उस अलायंस की जरूरत नहीं है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे और एक दूसरे के मुतहारब रहेंगे तो जाहिर है कि इसको हुकूमत को फायदा पहुंचेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी के सपुर्द क़यादत सिर्फ इस वजह से तो होगी नहीं कि इमरान खान साहब से मामला हो जाए। तो इमरान खान साहब के पास इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का मुखालिफ वोट है वो एक बड़ी हद तक पीपल्स पार्टी से आया है,
तो पीपल्स पार्टी ने जब एक मसालेहत की और मफाहमत की सियासत अपनाई, तो इमरान खान साहब एक अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आए और वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स में उन्होंने अपने रिकॉर्ड कायम किए। अब अगर जरदारी साहब भी वही जुबान बोलते हैं, उसी लहजे में गुफ्तगू करते हैं, तो खान साहब जो हैं उनको उनकी पोजीशन जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है और मुस्लिम लीग नून को इसका फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल ठीक है शाम अब साहब, एक वक्त की सूरत तो कमी ये है कि ये अब दोनों जरा मुत्तहिद हो जाए। ठीक है ठीक है, अब जरा नैब की जानिब चलते हैं। और अगर ये अलग अलग रहेंगे जी 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 तो खान साहब जो हैं उनकी तशवीश जो है उससे हमदर्दी का इजहार किया जा सकता है, ठीक। लेकिन बहरहाल मामलात फिर एक मुख्तलिफ सम्त में चलेंगे। नैब ने जी जो आज खुद नोटिस केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था नैब में गैर कानूनी तकर्रियों और तरक्कियों के खिलाफ, उसका फैसला सुना दिया है और उसमें 4 डीजी जो है उनको फारिग करने का हुक्म दिया गया है। एक कमेटी बना दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अदील वड़ाई से जो आज कमरा अदालत में मौजूद थे। अदील, फैसला क्या दिया फिर नैब ने इस सारी समाअत के बाद, और नैब के वकील ने क्या तस्लीम किया? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जामी साहब, ये बेसिकली जामी साहब सर, सुप्रीम कोर्ट जी 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 अदील साहब जी जामी साहब, ये 3 बेसिकली कैटेगरीज बनाई गई थी इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, जिसमें जो पहली कैटेगरी थी वो अपॉइंटमेंट बाय इंडक्शन थी, यानी जो 4 डीजी साहिबान हैं ये इस पहली कैटेगरी में आते थे, जिसमें इनको फारिग किया गया है। यानी इनकी जब इंडक्शन हुई थी तो इनहेरेंट जो इनकी क्वालिफिकेशन थी ये पूरी नहीं थी, तो इसमें इनको डी नोटिफाई करने का हुक्म देते हुए कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है नई अपॉइंटमेंट्स करें और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो होंगी। जबकि दूसरी जो कैटेगरी है ये अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन है, यानी जिन लोगों की प्रमोशन हुई थी इनको प्रमोशन देते हुए जो तकाजे थे उनको मद्देनजर नहीं रखा गया था, यानी कि इनकी ACRs गायब थी, इनकी जो सर्विस लेंथ थी ये नहीं बनती थी, और ये तकरीबन 102 अफसरान बनते थे और इन 102 अफसरान का मामला जो है कमेटी को भिजवा दिया है। ये कमेटी जो है इसको चेयर करेंगे सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट सैयद ताहिर शहबाज, और इनको पहले शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे, यानी इनको जो राइट ऑफ हियरिंग है, राइट ऑफ ऑडियंस है, ये दिया जा रहा है। और जो तीसरी कैटेगरी है ये इनिशियल अपॉइंटमेंट्स के हवाले यानी इब्तदाई तकर्रियों के हवाले से है। ये 95 अफसर जो हैं ये तकरीबन बनते हैं और इनका भी मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि इन्हें पहले नोटिस जारी किए जाएं, इसके बाद इन्हें सुना जाए, क्योंकि जो इनकी ना तो क्वालिफिकेशन पूरी थी और इनका जो तजुर्बा था ये भी रेलेवेंट नहीं था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदील वड़ाई साहब। शामी साहब, अब जो 3 डीजीज थे, मेजर तारिक, मेजर बुरहान और मेजर शबीर, ये तो उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, जबकि जो डीजी आगाही मुहिम थी आलिया रशीद साहिबा, जिनके बारे में कुछ कन्फ्यूजन भी रही कि शायद ये वो आलिया रशीद साहब हैं जो मारूफ जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, ये आगाही मुहिम की डीजी हैं, उनकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। ये आज जब अदालत में पेश हुई अपनी बच्ची के हमरा तो रो पड़ी, जिस पर जस्टिस समीर हानी मुस्लिम साहब के जो रिमार्क्स थे वो बड़े आम थे। उन्होंने कहा कि कानून के जज्बात नहीं होते, और आज उनकी आखिरी समाअत थी क्योंकि वो रिटायर्ड भी अब हो रहे हैं। देखिए, अमीर हानी मुस्लिम जो हैं वो अब रिटायर हो रहे हैं जज के तौर पर, और उनको बड़े एक ऐसे जज थे कि जिनके फैसले याद रखे जाएंगे, और उन्होंने एक बड़ा अपना एक नक्श कायम किया है पाकिस्तान की अदलिया पर। तो किसी नशिस्त में उनका तफसीली जिक्र करेंगे, लेकिन ये जो उन्होंने कहा ना कि इंसाफ जो है यानी वो कहते हैं इंसाफ का दिल नहीं होता, यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो इकबाल ने कहा है ना, कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जुबरूत, ये 4 अनासर हो तो बनता है मुसलमान। ठीक है, यानी जो कहारी और गफ्फारी साथ साथ चलते हैं, तो कानून नाफिज करने के लिए मजबूत दिल करना पड़ता है। अब वो आंसू जो हैं उस पर असर नहीं करते फैसले पर। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप देखें जो नैब के 3 डीजी हैं दूसरे, वो फौजी अफसरान थे। समझा जाता है कि फौजी अफसर जो हैं वो हर तरह की खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं और क्वालिफाई करते हैं। शायद इसी बुनियाद पर एक खास किस्म की इंटेग्रिटी तो उनमें होती है, लेकिन इसी बुनियाद पर उनको उनकी तकर्रियां हुई और फिर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाले रखी। और एक बात ये भी देखें कि ये नैब जो है
ये आज का किस्सा नहीं है। यानी कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के पास शायद वो इख्तियारात मौजूद नहीं है, तो इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में और उसके बाद जो है किस तरीके से नैब जो है उसके अंदर भी इंतजामिया दखील थी। यानी जो एहतसाब का अदारा है उसमें भी चोर दरवाजे खुले हुए ठीक है शामिल साहब, ब्रेक का वक्त पहुंचा है। नाज़रीन, आपसे वही मिलते हैं अपने बंदे वहां भर्ती करवा रहे थे। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जो पंजाब की इंतजामी तकसीम की बात की जा रही है कि क्या ये जो सूबे बनाने की बात थी उससे इनहराफ है या कुछ और। एक ब्रेक के बाद शामी साहब, इंतज़ामी बुनियाद पर सूबे की तकसीम, लेकिन सूबों की जो नए सूबों की तश्कील देने का मामला था वो तो कहीं पर शायद बीच में रह गया। लेकिन उस पर बात करने से पहले मोहम्मद इरफान ने जो मुआफ़ी मांग ली कौम से कि गलती हो गई मुझसे, 2 बुकीज़ ने रब्ता किया, मैं बर वक्त PCB को इत्तला ना कर सका, तो मुआफ़ी मांग ली उन्होंने। 6 माह की सज़ा हुई और 10 लाख जुर्माना हुआ। काफ़ी है ये मुआफ़ी मांग लेना? नहीं, बहुत बहुत काफ़ी है। देखिए, उनकी गलती सिर्फ यह है कि उन्होंने फौरी तौर पर क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया को इत्तला नहीं दी कि बुकीज ने उनसे राब्ता कायम किया। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया और उनको यह सदा जो है काफी है और उनको शाबाश देनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल कौम से माफी मांगी है और सिदक दिल से हम उनकी माफी जो है वो कबूल करते हैं और पूरी कौम भी इंशाल्लाह कबूल करेगी। अब शामिल साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। मरियम औरंगजेब जो है, अभी उनका बयान आया है और जिसमें कहा है कि इमरान खान फिर तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। यानी जो उन्होंने बयान दिया है आज अदालतों से रिलीफ मिलने के हवाले से जो डॉक्टर आसिम को और दूसरे लोगों को मिली है, तो उसके हवाले से ये बयान आ गया है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, कोई दरखास्त भी जाएगी अदालत में या नहीं जाएगी, ये देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ रखते हैं साबिक वफाकी वज़ीर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। आप बहालिए सूबा बहावलपुर तहरीक के रूरवां भी हैं, तो इन दोनों से हम इस मामले पर बड़ी तफसीली बात करना चाहते हैं और वक्त की बहुत किल्लत है। शामी साहब, अब 4 मिनट हैं तो गुफ्तगू का आगाज आप कीजिए। नहीं, पहली बात तो यह है कि इनसे मोहम्मद खान साहब, अहमद खान साहब से पूछे हैं कि ये किया क्या है इन्होंने, यानी तकसीम किस तरह से की है। क्या ये जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बना दिया, इंतजामी सूबा? नहीं, हम तो सर ढूंढ रहे हैं कि वो कहां पर हुई है। हमने तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया और हम तो तलाश कर रहे हैं कि हमें वो बंदा मिले जिसने ये बेबुनियाद और बेपर की उड़ाई। अभी तो हमारा इस चीज से तल्लुक ही कोई नहीं, ना ही कोई ACS का वहां पर उसको वहां पे मुतय्यन किया गया, ना ही ये कोई इस तरह की बात ज़ेरे गौर है। और किसी जगह पर भी वो पता नहीं कहां से कोई एक खबर चली और फिर किसी एक अखबार के अंदर छप गई और उसके बाद फिर वो बहस बन गई उसकी, जिसके बाद हमें बार बार जाके ये बताना पड़ रहा है कि कोई ऐसा। चले, आपका तो इस मौजूद से ताल्लुक फिलहाल खत्म हो गया। नहीं अहमद खान साहब, इसका मतलब यह है कि आप वहीं के वहीं हैं जहां थे। नहीं, पंजाब में कोई इंतजामी तब्दीली किसी हवाले से नहीं आने वाली। नहीं, सिर्फ इस हद तक है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि कई अलाइड डिपार्टमेंट्स इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की डेमोग्राफिक जोन्स बन रही हैं, उसकी वजह से डेवलपमेंट के ACS के तयन की बात की जा रही है और वो भी अभी प्रपोजल की हद तक है, उसका भी डिसीजन नहीं किया गया। ठीक है शाम साहब, अब दुरानी साहब की जानिब चलते हैं। तो दुरानी साहब, जनाब दुरानी साहब ये बताइए, वो अहमद खान साहब तो कह रहे हैं हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं, तो आप फिर जो आपका मुतालबा था सूबे का वो तो माना नहीं गया, कोई इंतजामी तकसीम भी उन्होंने नहीं की, तो आप क्या कहते हैं इस पर? बस जी, मैं तो यही दरखास्त करूंगा कि एक तो जिस किस्म की इंतजामी तकसीम की पूरे पाकिस्तान के मीडिया में खबरें छपी हैं उसकी इन्होंने तरदीद कर दी और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हुई ये एक बहुत मुस्बत डेवलपमेंट है। लेकिन मैं ये भी मुतालबा करूंगा कि जो
पंजाब असम्बली ने मुत्तफिका करारदाद पास की हुई है बहावलपुर सूबे की बहाली की और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की, जिसको PMLN ने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया था और जिसकी वजह से पूरे जनूबी पंजाब ने PMLN को वोट दिया। और जनूबी पंजाब का अब ये हक है कि ये दोनों सूबे उनको इसी हुकूमत के दौर में दिए जाएं ताकि वो आइंदा अपनी वोट देने की रवायत को कायम रख सकें और इसके खिलाफ उन्हें किसी किस्म का इस मुतालबे के लिए कोई तहरीक ना चलानी पड़े, बल्कि जमहूरी तरीके पर यह मुतालबा पूरा कर दिया जाए। और ये मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी है क्योंकि ये PMLN के मंशूर में है। नहीं, अगर इंतजामी तकसीम हो जाती है आवाज जिसका अभी कुछ नीमे दुरू इनकार भी कर रहे हैं अहमद खान साहब और कुछ इकरार भी कर रहे हैं, तो क्या ये पहला कदम नहीं होगा सूबे बनने की तरफ? असल में शामी साहब मुतालबा जो है वो वसाइल का है, मुतालबा अख्तियारात का है, मुतालबा नौकरियों का है, मुतालबा दूसरे उन तमाम अमूर का है और तारीखी मुतालबा है जो कि बहावलपुर की बहाली की सूरत इस तारीखी मुतालबे को दुरानी साहब आप और दीगर लोग जो इस तहरीक के हक में है वो कैसे आगे लेकर के चलेंगे, क्या लाहे अमल होगा? और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब इस पर क्या कहेंगे कि जो मुत्तफिका करारदादें पेश हो चुकी हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? ये सब हम किसी और प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस करेंगे। शाम से प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।